नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बलूचिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये इतनी बड़ी खबर है कि ऐसा लगता है कि एक वार शुरू हो चुकी है, एक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। और अभी 3 दिन पहले एक ट्रेन को हाईजैक किया गया था। बाद में ये दावा किया था बलूच लिबरेशन आर्मी ने कि चूंकि हमने 48 घंटे का समय दिया था और 48 घंटे में जो हमारी मांग थी, जो हमारी शर्त थी, उस पर पाकिस्तान सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमने जो हमारे बंधक थे 214 पाकिस्तानी सैनिक, उनको मार डाला है। बहुत बड़ी घटना थी 214 सैनिकों को मार डालना। वैसे इससे पहले भी बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। हम सुनते रहे कि पाकिस्तानी सेना के काफिले को टारगेट किया गया है। लेकिन अभी सूचना मिल रही है कि 7 गाड़ियों में, 7 बसों में भर करके क्वेटा से ताफ्तान की तरफ पाकिस्तानी सैनिक जा रहे थे। 2 दूसरे वाहन भी उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे। आईईडी से भरी हुई एक दूसरी व्हीकल उनसे टकराई और ये दावा किया गया है बीएलए की तरफ से, बाकायदा एक विज्ञप्ति जारी की गई है सोशल मीडिया पर, कि 90 पाकिस्तानी सैनिक और मार गिराए गए हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? क्यों चल रहा है? पाकिस्तान डिनायल मूड में क्यों है? वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर ने अभी बहुत वाहियात और बेहुदा बयान दिया था कि ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, हमारा एक एसएचओ ही इनसे निपट लेगा। भाऊ इस पर वीडियो कर चुके हैं अतीत में और उन्होंने मुझसे इसकी चर्चा की थी कि उन्होंने काफ़ी समय पहले बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर एक वीडियो बनाया था। भाऊ इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनको जोड़ करके जरा इस पर उनके विचार जानते हैं कि ये पूरी जंग एक्चुअल में जा किस तरफ रही है। भाऊ बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार भाऊ, बलूचिस्तान में हो क्या रहा है और क्या पाकिस्तान जबरन उसको अभी बनाए रख पाएगा, या एक दिशा आप देख रहे हैं बहुत देर तक इन हमलों को पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा? पाकिस्तान झेलने की स्थिति में है ही नहीं। देखो, ऐसी बातें होते हैं, उनको हमें लगता है कि ये अचानक से हुई है, वैसा नहीं है। इसकी बहुत पहले से तैयारियां होती है, उसका प्लान होता है, उसके लॉजिस्टिक सपोर्ट डेवलप करना पड़ता है। इतने आसानी से नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे महीनों से प्रक्रिया चलती है। और मुझे याद है कि मुझे ऐसा कुछ आगे चलकर होने वाला है, इसका एहसास 3.5 साल पहले हुआ था। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। आज भी मेरे प्रतिपक्ष में आपको एक पुराना वीडियो मिल सकता है। उसकी तारीख भी मैं बोलूंगा, 27 सितंबर 2021। यानी अमेरिकन सेना अफगानिस्तान छोड़कर गई, उसका आखिरी दिन था 31 अगस्त 2021। तो वो तो निकल गए, लेकिन ये जो चल रहा था उसके बाद मेरे समझ में नहीं आया। एक एक करके तालिबान के ग्रुप्स आगे आए और उन्होंने कब्जा कर लिया। जो जो कुछ उनका वॉर रूम था, पार्लियामेंट था, जो जो था, वो अफगानिस्तान का जो गनी नाम का प्रेसिडेंट था वो भी भाग चुका था, आपको याद होगा। तो मैं हैरत में था कि अमेरिका जैसा देश, इतना बड़ा महाशक्ति है, वो एक दिन में तो छोड़कर नहीं जाएगा। 5-6 महीने की तैयारियां चल रही थी। तो वो जो उनके टैंक्स थे, उनके तोपे थी, उनके जो बड़े बड़े ट्रक्स थे, वो हवाई जहाज से लाए गए थे। तो हवाई जहाज से उड़ाकर वापस ले जा सकते थे। खरबों रुपए की युद्ध सामग्री
अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ गया था। तो जो तालिबान को और मुजाहिदीन को खत्मा करने आए थे, वो उनको तगड़ा बनाकर, सशक्त बनाकर वापस क्यों गए? ये जी मेरे जी। दिमाग में नहीं आ रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं इतना सोचता रहा है, ये क्यों हो गए? ये तो देखो, तो आप सैनिक तो लेके गए, तो आपको उसी हवाई जहाज से वो उठाकर लेके जाना बहुत लंबी बात नहीं थी। वहां से उठाओ और कहीं जर्मनी में जहां जहां अमेरिका के छावनियां हैं वहां लेकर रख सकते थे, लेकिन वो छोड़कर गए। तो मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, ये क्या है, तालिबान को तगड़ा क्यों बना रहे? तो जब ये कब्जा करते दिखाई दे, तो आहिस्ते आहिस्ते में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इसका भी कोई मतलब हो सकता है, इसके पीछे कोई प्लानिंग हो सकता है। और प्लानिंग क्या होगा? अगर तालिबान इसका इस्तेमाल करता है तो वो किसको तकलीफ दे सकता है? तो वो चाइना को ग्वादर में, सिपेक में तकलीफ देगा, वो पाकिस्तान को तकलीफ करेगा, और ईरान के साथ अफगानिस्तान का झगड़ा शुरू हो सकता है। तो अगर तालिबान इसमें बिजी रहेगा तो अमेरिका की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। अमेरिका तालिबान से सेफ हो जाता है, क्योंकि वो अपने जो पड़ोसी है उनसे एंगेज हो जाता है। तो अमेरिका का ये फायदा था कि तालिबान अपने पड़ोसियों से एंगेज रहे। लेकिन अगर तालिबान इनको एंगेज करता है तो भारत का भी फायदा था कि ये ईरान छोड़कर पाकिस्तान और चाइना भारत के दुश्मन है। इनका तालिबान जितना नुकसान करेगा उतना हमारी खुरापत करने के लिए चाइना और पाकिस्तान को टाइम और साधन नहीं मिले। तो मेरे दिमाग में आ गया कि ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी भारत बना सकता है, और भारत के पास ऐसी स्ट्रैटेजी, रणनीति सोचने वाला दिमाग है। शायद ये जो बात अमेरिका हथियार छोड़कर जाए, सामग्री छोड़कर जाए, जिसकी आगे चलकर पाकिस्तान को, चाइना को तकलीफ हो, ये स्ट्रैटेजी अमेरिका के दिमाग में भरने वाला अजीत डोभाल हो सकता है। और इसलिए मैंने 27 सितंबर 2021 को इस पर वीडियो बनाया था। 3.5 साल पहले की बात है। तो आज उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। तो ये हो सकता है, ये मैंने 3.5 साल पहले सोचा था, आज हो रहा है। आज हो रहा है, अर्थात सीपेक पर हमले हो रहे थे, ग्वादर पर हमले हो रहे थे, टीटीपी, बलूची आर्मी और तालिबान एक साथ हो गए थे, खैबर पख्तूनवा में हमला हो रहे थे, तालिबान पाकिस्तान और तालिबान मिलकर पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है उस पर हमले कर रहे थे। लेकिन ये सबसे बड़ा हमला हो गया, यानी छोटे छोटे ट्रायल्स हो गए थे, अभी एक्चुअल वॉर शुरू हो गया। अब जो अभी लेटेस्ट खबर आपने दी है, 6-7 बसें वगैरह थी, उनमें एक कई व्हीकल घुस गया, एक वाहन घुस गया जो स्फोटकों से भरा हुआ था। जी जी। 5 साल पहले, 6 साल पहले का पुलवामा है। पुलवामा याद नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल वही तो है। वही है। जैसा पुलवामा में हुआ बिल्कुल वैसा ही फिर क्वेटा में हो गया। फिर उसके परिणाम भुगतने वाला पाकिस्तान है। तो मुझे लगता है कि इसकी बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है। ये तो अभी शुरुआत है, पूरा तमाशा बाकी है। जो हुआ वो सिर्फ झांकी है। बहु आपने जिक्र किया है सी पैक का, ग्वादर का, चीन के प्रोजेक्ट्स का, और चूंकि अब अमेरिका में भी निजाम बदल गया है, ट्रंप आ गए हैं, अमेरिका भी नहीं चाहता है कि ये ग्वादर तक चीन अपना प्रोजेक्ट पूरा करे और इस क्षेत्र को असंतुलित करे। भारत भी नहीं चाहता है। और बलूच तो लगातार इस बात के आरोप लगाते रहे हैं कि जो हमारे खनिज हैं, भंडार हैं, उन तक चीन की पहुंच करा दी है पाकिस्तान ने। और अगर हम आंकड़े देखें भाऊ, तो 46% भू भूखंड है पाकिस्तान का, पूरा बलूचिस्तान। और अगर इनकी नेशनल असेंबली में उनका प्रतिनिधित्व देखें तो केवल 6% है।
पाकिस्तानी सेना में उनको नहीं रखा जाता है, पाकिस्तान की सरकार में उनको नहीं रखा जाता है। तो इसलिए भी इस समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले और ज्यादा बढ़ गए हैं। और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस समय सिनेरियो है, उसमें तो अब अमेरिका भी चाहेगा कि ये आग लगी रहे वहां पर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आजकल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि हमारा दुश्मन देश है, उसके साथ लड़ाई करने की जरूरत नहीं। वहां जो जो नाराज होते हैं उनको फाइनेंस करो, उनको साधन सुविधा दे दो, ताकि वो अपनी ही सरकार को तकलीफ देते रहे, हैरेस करते रहे, और ये तो होता रहेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और 70 साल से अगर आप वहां के लोगों को नाराज करते रहे, हम यहाँ कश्मीर में जो भड़काया गया था, खलिस्तान के नाम पर पंजाब में किया गया था, उनको रिहेबिलेट कर रहे हैं, ना कि उनसे उनको ज्यादा नाराज कर रहे हैं। आज खलिस्तान का कहां से चलता है? कनाडा में होगा, अमेरिका में होगा। यहाँ क्या है? यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। तो वो खलिस्तान वालों से बाकी के जो माओवादी है, नक्सली है, उनसे हाथ मिलाकर चलाना पड़ता है। लेकिन खलिस्तान का मामला तो खत्म हो गया, कश्मीरी जिहाद का मामला भी खत्म हो चुका है। तो ये जब चलता है तो आपको अपनी सिक्योरिटी के लिए सोचना पड़ेगा कि हमारे अंदर कोई नाराज ना मिले। मैं आपको एक बात कॉर्पोरेट की बोल दूं कि मुंबई, महाराष्ट्र में पुणे के पास जो टेल्को की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उनके एस मुलगांवकर नाम के बड़े, जिनके नाम पर सुमो नाम रखा गाड़ी का टाटा ने, वो बहुत समय से उनके वहां के प्रमुख रहे, सीईओ रहे। तो वो इस ढंग से यूनियन हैंडल करते थे कि यूनियन के पास आंदोलन करने के लिए कुछ रहता, मुद्दा ही रहता नहीं था। मुद्दा ही एक एक कामगार भी, मजदूर भी नाराज ना हो, इसकी उन्होंने ऐसी रचना की थी कि जो मजदूर है उनकी बीबियां महिला मंडल चलाती थी, उससे अचार पापड़ वो खरीदते थे अपने कैंटीन के लिए। कैंटीन के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर लो नहीं, यही इनके ही फैमिली के लोग कैंटीन भी चलाए। जो यूनिफॉर्म होता था वो सिलाने वाले महिला मंडल होते थे। तो जिस ढंग से उन्होंने कोई कंपनी चलाई, तो तकरार के लिए जगह ना हो, ताकि यूनियन बड़ी हो ही ना, ताकतवर ना हो। तो आप देश चलाते हो तो ये देखना पड़ता है कि नाराज लोग कम से कम हो, खुश कितने हो वो छोड़ दो, लेकिन नाराज कम से कम हो। पाकिस्तान ने हर तरीके से उनके जो समाज घटक होते हैं वो किसी ना किसी को नाराज रखा है। तो बलूची तो 70 साल से नाराज है, एक तो जबरदस्ती में उनको विलय कर लिया गया था, तो आज उनको ताकत मिल रही है, उसका परिणाम हम देख रहे हैं। उनको चिढ़ाने की, प्रोवोक करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, उनके पास साधन पहुंचने की जरूरत थी, और वो अफगानिस्तान के जरिए वो साधन पहुंचाए गए। भाऊ 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, लेकिन उससे भी 3 महीने पहले, तब तक तो अजीत डोभाल एनएस से भी नहीं बने थे। उन्होंने किसी प्रोग्राम में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर मुंबई जैसे अटैक पाकिस्तान ने करने की जरूरत की, अगर कश्मीर में ये हमले नहीं रुके और भारत अगर आक्रामक हो गया, तो पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा और वो बलूचिस्तान से भी हाथ धो बैठेगा। उनका वो पुराना बयान ढूंढ करके अब जब ये ट्रेन हाईजैक हुई थी, तब पाकिस्तानी सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो उसको दौड़ा रहे थे, वायरल कर रहे थे कि देखो 2014 में अजीत डोभाल ने जो कहा था वो बलूचिस्तान में अब भारत करने जा रहा है और इसके पीछे भारत का ही हाथ है। आज तो और 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए एक आत्मघाती हमले में। अब इसमें और क्या कहते हुए ये लोग दिखाई देंगे, अब किसका और बयान ढूंढ करके लाएंगे? 2014 का अजीत डोभाल का कोई बयान ढूंढ करके लाए और कह रहे हैं कि देखो भारत ये कर रहा है। तो भारत के साथ अगर आप कुछ भी करते रहेंगे तो भारत क्या चुप करके बैठेगा? और एक खबर तो पिछले दिनों वेस्टर्न मीडिया में ये भी आई थी कि जो
अज्ञात लोगों द्वारा पाकिस्तान में टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, टारगेटिंग, एक तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है, उसके पीछे भी भारत का ही हाथ है। तो ये कह देना तो आसान है, लेकिन इसको एक तो वो साबित कैसे करेंगे? और दूसरी बात यह है कि अगर भारत का हाथ है भी, तो कम से कम भारत की ताकत को और अप्रोच को समझ लेना चाहिए पाकिस्तान को, किसी भी तरह की गुस्ताखी करने से पहले। नहीं नहीं, आरोप लगाते रहे, उसको कोई कीमत नहीं, कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होती। हमने सब साबित किया। पुलवामा में क्या हो गया, हमने एयर स्ट्राइक किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये तो होता रहता है। ये सब मैं बोलता हूँ हमेशा कि ये मीडिया वाले होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, थिंक टैंक होते हैं, उनको खुजलाने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए ये चर्चा होती है, निकाला जाता है, उससे कुछ नहीं होता। अब पाकिस्तान की ताकत नहीं बची है कि पाकिस्तान कुछ भी हमला झेल पाए। बचाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। और हाँ, एक बात है कि अब खुद की चमड़ी बचाने के लिए चाइना इनका बलि कितना देगा, ये सोचो। भारत क्या करेगा, बलूची क्या करेंगे, ईरान क्या करेगा, अफगानिस्तान क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, ये बातें छोड़ दो, पुतिन क्या करेगा। चाइना पाकिस्तान को कितना बचाएगा या बलि का बकरा बनाएगा, इस ढंग से सोचना जरूरी है। बाकी ये कहां से कुछ निकालेंगे, कहीं भी डालेंगे। अरे भारत को तुम दुश्मन मानते हो तो भारत हमला करेगा ही, उसमें सबूत देने की क्या जरूरत है? सबूत देने की क्या जरूरत है? वो करेगा, भारत करेगा। और हाँ, एक बात है कि भारत मुंह से नहीं बोलेगा कि ये हमने किया। आपने भी कब कहा कि मुंबई का हमला हमने किया था? आपने कभी कहा कि हाँ, पुलवामा या उरी के जो घटना घटी वो हमारी थी? ये पाकिस्तान ने माना था, तो भारत भी नहीं मानेगा। लेकिन भारत करेगा। अगर तुम करते हो तो भारत भी करेगा, क्यों नहीं करेगा? तो हमको मुंह छुपाने की देने हमने नहीं किया, ये ओमकार चौधरी और भाऊ तोरसेकर को बोलने की जरूरत है। हम छाती फुला के बोलेंगे हाँ हमने किया है। हाँ, क्या डोभाल कबूल नहीं करेंगे, ना जयशंकर करेंगे, लेकिन हम तो बोलेंगे ना। अगर हमारे सर पर सेहरा बांधा जाता है तो हम ना क्यों बोलेंगे? हम इंडियन है तो खुशी से बोलेंगे हाँ हमने किया है। बिल्कुल सही बात है। आपने अगर पुलवामा किया था तो भारत भी आपको जवाब दे सकता है। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और एक महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नहीं, ये और भड़कता जाएगा, ये आप दिमाग में रखो। अगले कुछ महीने ये बढ़ता जाएगा और घर घर से इनको भागना पड़ेगा। जिस ढंग से वो असद, सीरिया का असद भाग गया, आपने देखा है, जी भाग जी। चुका वो असद। बिल्कुल यही पाकिस्तान में होने वाला है। आप इंतजार कीजिए, और कुछ महीने, एक साल, 1.5 साल में बहुत कुछ और होने वाला है। क्योंकि मोदी आने तक भारत झेलता रहा पाकिस्तान को अकेले। अब भारत अकेला नहीं है। ईरान, अफगानिस्तान और बहुत सारे देश, उज्बेकिस्तान, सब इकट्ठा हो जाएंगे और पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भाऊ ने बहुत बड़ी बात कह दी है चलते चलते, कि सीरिया जैसा हाल होने वाला है पाकिस्तान का। ये एक दिन भागते हुए दिखाई देंगे और किसी जगह जाकर के शरण लेते हुए दिखाई देंगे और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होते हुए दिखाई देंगे। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।